आपका डेटा इंटरनेट पे कितना सुरक्षित है? डेटा को कैसे सुरक्षित तरीके से एक स्थान पे दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है? आखिर कैसे हैकर रास्ते में ही आपके डेटा को चोरी कर लेते हैं और उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए क्या प्रावधान बनाए गए हैं? डिजिटल सिग्नेचर क्या है और यह कैसे काम करता है? किस कानून में इन सभी प्रश्नों के प्रावधान दिए गए हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको वीडियो के इस भाग में मिलने वाले हैं। दूसरे भाग में हम सोशल मीडिया तथा अन्य साइबर क्राइम से संबंधित अपराधों, सजा एवं उपचार के बारे में जानेंगे। यह भाग आपके लिए महत्वपूर्ण है ताकि आप दूसरे भाग को आसानी से समझ सकें। और दूसरा भाग आप लोगों के लिए बहुत ही अहम हो जाता है, क्योंकि आज के समय में हम सब के लिए इंटरनेट हमारी दिनचर्या का अटूट हिस्सा बन चुका है। चाहे वह मनोरंजन से संबंधित हो, चाहे वह जॉब या बिजनेस से संबंधित हो, या फिर किसी भी अन्य कार्य जो हम इंटरनेट के माध्यम से करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों की इंटरनेट पे निर्भरता भी बढ़ रही है। सोशल मीडिया पूरे विश्व में लोकतंत्र का वास्तविक पर्याय बन चुका है, लेकिन इसके बाद भी लोगों में इससे संबंधित कानून के बारे में जागरूकता का अभाव है। सूचना औद्योगिकी कानून में साइबर क्राइम तथा ई कॉमर्स से संबंधित प्रावधान है। यहाँ साइबर क्राइम से तात्पर्य कंप्यूटर डिवाइस तथा इंटरनेट के माध्यम से होने वाले अपराधों से है, तथा ई कॉमर्स में ऑनलाइन सेलिंग, बाइंग, सर्विस प्रोवाइडिंग तथा अन्य ऑनलाइन सर्विसेज को शामिल किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे ऑनलाइन बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, OLX, और इसके अलावा अगर गवर्नमेंट की वेबसाइट्स देखें तो ESI हो गया, PF हो गया, या फिर ई फाइलिंग इनकम टैक्स का जो वेबसाइट है। उसके अलावा ई बैंकिंग और भी बहुत सारे इंटरनेट पे जितने भी कार्यक्रम साइबर क्राइम के अलावा होते हैं वो सभी माने जाते हैं। इस कानून में इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के लिए लीगल फ्रेमवर्क दिया गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रिकॉग्निशन तथा डिजिटल सिग्नेचर के ऑथेंटिकेशन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो आइए विस्तार से समझते हैं। तो साथियों, जैसा मैंने आपको बताया था कि डेटा को किस प्रकार एक जगह से दूसरे जगह सुरक्षित तरीके से भेजने के लिए इस कानून के अंतर्गत सिस्टम बनाया गया है। ये एक चार्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है, आप इसको चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। और जिस स्टेप वाइज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उसी स्टेप वाइज आप इसको समझेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पर सेंडर है और रिसीवर है। सेंडर अपना डेटा रिसीवर के पास भेजता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो पहले अपना डेटा प्रिपेयर करेगा और उस डेटा को रिसीवर के पास भेजेगा। लेकिन इस डेटा के ट्रांसमिशन के दौरान अगर ट्रांसमिशन करते हुए रास्ते में अगर उस डेटा को हैक कर लिया जाता है, उस डेटा को कॉपी कर लिया जाता है, या फिर उसमें कुछ डैमेज करके या फिर उसमें कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं, तो रिसीवर तक पहुंचते पहुंचते या तो वो पहुंचेगा ही नहीं, या तो उसको दूसरे किसी फॉर्मेट में या कुछ चेंजेस के साथ मिलेगा। तो जिस फॉर्म में सेंडर द्वारा रिसीवर को वो डेटा भेजा गया है, वो डेटा वहाँ तक उस फॉर्म में नहीं पहुँच पाएगा। तो इसके लिए क्या प्रोविज़न किया गया है वो देखते हैं। एक तो ये मेथड हो गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्की है और रास्ते में डेटा डैमेज हो सकता है। इस सिस्टम के अनुसार सेंडर तथा रिसीवर के पास दो कीज़ होती हैं। वो कीज़ एक पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट की होती है। पब्लिक की शेयर की जाती है डेटा को रिकॉग्नाइज करने के लिए, सेंडर को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि जो डेटा हमारे पास आया है वो वास्तव में सेंडर ने ही भेजा है, तो वो हमें वेरीफाई होता है पब्लिक की से। और प्राइवेट की वो की है जिससे उस डेटा को ओपन किया जाता है, डिक्रिप्ट किया जाता है। डिक्रिप्ट का मतलब क्या होता है मैं आपको अभी समझाता हूँ। पहले हम ये देखते हैं प्रोसेस क्या है। प्रोसेस आप देखेंगे तो सेंडर पहले क्या करेगा, डेटा को क्रिएट करेगा। सेंडर ने डेटा को क्रिएट किया, वो डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जो भी फॉर्म हम किसी के पास भी भेजते हैं। डेटा क्रिएट हुआ, क्रिएट होने के बाद उस डेटा को कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करने से यहाँ पर हमारा तात्पर्य ये है कि डेटा जिस फॉर्म में है, प्लेन फॉर्म में है, वो उस फॉर्म में अगर रास्ते में चोरी होता है, उसको हैक किया जाता है, तो वो डेटा लीक हो सकता है। लेकिन उस डेटा को यहाँ पर उस सिस्टम के थ्रू कन्वर्ट कर देगा सेंडर। अब कन्वर्ट कैसे करेगा? कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या प्रोविज़न है? कन्वर्ट करने के लिए एक हैश एल्गोरिदम का यूज़ करता है।
हैश एल्गोरिदम एक ऐसा सिस्टम है जो इस डेटा को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। हैश वैल्यू से ये डेटा कन्वर्ट होता है तथा हैश डिजिट बनाता है, एक कोड बनाता है। जैसे कोई हम सॉफ्टवेयर नया परचेज करते हैं और सॉफ्टवेयर तो डाउनलोड हो जाता है वेबसाइट से भी, लेकिन वो सॉफ्टवेयर तब तक नहीं चलता जब तक हम उसमें की नहीं डालते हैं। तो आप समझ लीजिए हैश वैल्यू वो की है। अब उससे एक स्टेप आगे चलते हैं। इनक्रिप्शन में हम उस डेटा को, जो डेटा सेंडर ने बनाया है, उसको इस फॉर्म में कर देंगे। आप समझने की कोशिश करें, उसको इस फॉर्म में कर देंगे कि वो रीडेबल ना हो। रीडेबल ना होने से मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने कोई डेटा क्रिएट किया, वो आपके पास भेजा, लेकिन मैंने उसको इनक्रिप्ट किया। इनक्रिप्ट में वो प्रोसेस होता है कि उस डेटा को हैश वैल्यू के मेथड से मिक्स कर देना। ए का बी हो जाएगा, बी का डी हो जाएगा, इस तरीके से, या कोई साइन मार्क भी हो सकता है। तो डेटा इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होकर डेटा इनक्रिप्ट हो जाएगा। उसको इनक्रिप्ट होने से क्या होगा कि अगर रास्ते में डेटा को चोरी किया जाता है, हैक किया जाता है, तो भी उस डेटा के मिलने के बाद भी जिसने डेटा को हैक किया है वो उसका कोई भी यूज़ नहीं कर पाएगा। वो समझ ही नहीं पाएगा कि डेटा में है क्या। आगे चलते हैं। इनक्रिप्शन करने के लिए यहाँ पे जो प्राइवेट की हमने बात की थी, उस प्राइवेट की का यूज होगा इनक्रिप्शन के लिए। सेंडर प्राइवेट की लगाकर इनक्रिप्शन करेगा और इनक्रिप्शन के लिए वो डिजिटल सिग्नेचर का यूज करेगा। डिजिटल सिग्नेचर डिवाइस को यूज करके वो डेटा को इनक्रिप्ट करेगा तथा उस डेटा को लॉक कर देगा। जब वो डेटा लॉक हो जाएगा उसके बाद उसको वो ट्रांसमिट करेगा। वो डेटा सेंडर तक पहुंचेगा और बीच में उसके हैकिंग होने के भी चांसेस कम होंगे और हैक हो जाने पे भी उस डेटा का कोई नुकसान नहीं होगा। उस डेटा में कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते। और एक बात आप और समझिए, ये हैश वैल्यू यूनिक होती है। हैश वैल्यू एक बार बन गई तो वही हैश वैल्यू दूसरी बार नहीं बनाई जा सकती। तो इसका उपयोग कहाँ पर है? इसका उपयोग ये है कि मान लीजिए डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, ये सब प्रोसेस करने के बाद डेटा को सेंडर द्वारा ट्रांसमिट किया जा रहा है। अब डेटा ट्रांसमिशन के दौरान उस डेटा को हैक कर लिया जाता है। हैक करने के बाद हैकर ने उस डेटा को खोला। खोलने के बाद जब वो डेटा में कुछ एडिट करता है या फिर कुछ उसको डिक्रिप्ट करने की कोशिश करता है, वैसे तो डिक्रिप्ट होगा नहीं, मान लीजिए वो कर भी लेता है, तो करने के बाद जब दोबारा से वो उसको इनक्रिप्ट करके सेंडर के पास भेजेगा ताकि सेंडर को पता ना लगे, तो उसका हैश वैल्यू अलग बनेगा, अलग पास की बनेगा, जिससे रिसीवर को पता चल जाएगा कि रास्ते में डेटा हैक हुआ है। अब यहाँ पर आप समझें, इनक्रिप्शन भी दो टाइप का होता है, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक। एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन वो होता है जिसमें प्राइवेट की सेम होती है, यानी सेंडर ने इनक्रिप्शन किया एसिमेट्रिक मेथड से और उसमें प्राइवेट की लगा रिसीवर के पास भेज दिया। रिसीवर उस डेटा को जब खोलेगा तो सेम पासवर्ड का यूज करेगा जो पासवर्ड सेंडर ने उस डेटा के लिए लगाया था। वो पासवर्ड रिसीवर को सेंडर भेज देगा, तो वो पासकोड का यूज करके उस डेटा को रिसीवर रीड कर सकता है। उसके बाद दूसरा है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में डिफरेंट पास की होता है। इसमें सेंडर ने जो प्राइवेट की यूज़ किया है वो अपने तक ही रखेगा और वो डेटा जब रिसीवर के पास जाएगा तो रिसीवर अपना प्राइवेट की यूज़ करेगा और अपने प्राइवेट की से उस डेटा को अनलॉक करके उसको देख पाएगा। अब यहाँ तक डेटा करने के बाद डेटा जब लॉक हो गया, डिजिटल सिग्नेचर से उसे पासकोड सेट कर दिया गया है, तब उसको रिसीवर के पास भेजा जाता है। रिसीवर के पास जब वो डेटा पहुँचता है तो रिसीवर इनक्रिप्शन होने की वजह से रिसीवर भी उस डेटा को पढ़ नहीं सकता, तो रिसीवर क्या करता है, उस डेटा को पहले डिक्रिप्ट करेगा। अब डिक्रिप्ट करने के लिए रिसीवर को प्राइवेट की ज़रूरत पड़ेगी। रिसीवर यहाँ पर अपना प्राइवेट की यूज करेगा। रिसीवर अपना प्राइवेट की करके इसको खोलेगा और इसको रीड कर सकेगा। यहाँ पर आप समझिए, रिसीवर अपना प्राइवेट की तब यूज करेगा जब वो डेटा सिमेट्रिक मेथड से लॉक किया गया है, और रिसीवर प्राइवेट की सेंडर का यूज करेगा जब ये डेटा एसिमेट्रिक मेथड से लॉक किया गया है।
अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि जैसे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जब हम कंपनीज की रिटर्न फाइल करते हैं तो डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती है। अब उस डिजिटल सिग्नेचर के लिए पहले हम डिजिटल सिग्नेचर को रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करते ही इनकम टैक्स की वेबसाइट पे पब्लिक यूज से शेयर हो जाती है। जब हम कोई फाइल सबमिट करते हैं तो अपने डिजिटल सिग्नेचर का यूज करते हैं और इनकम टैक्स का ऑफिसर जब उस डेटा को चेक करता है तो वो अपना डिजिटल सिग्नेचर यूज करके उस डेटा को ओपन करता है। ऐसे ही सोशल मीडिया में देखें तो जो अपना व्हाट्सएप ओपन करेंगे तो देखेंगे उसमें एक कई बार इंक्रिप्शन का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। ये वही इंक्रिप्शन है जो डेटा जो मैसेज आपके पास आ रहा है किसी और के द्वारा, वो डेटा रास्ते में कोई और ना रीड करे, उसके लिए व्हाट्सएप ने अपना इस सिस्टम का यूज किया है जो उस मैसेज को इनक्रिप्ट कर देता है। वो ऑटोमेटिक सिस्टम का यूज करते हैं। डेटा रास्ते में जब भी होता है, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन जब भी होता है, वो इनक्रिप्ट रहता है और जब आपको मिल जाता है तो वो ऑटोमेटिक डिक्रिप्ट हो जाता है। ऐसे ही एक लेटेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं। जूम ऐप आपने सुना होगा। जूम ऐप में भी इसी को लेके बवाल हो रहा था। जूम ऐप में क्या था कि हम डेटा जब जूम ऐप पे जब हम वीडियो कॉलिंग कर रहे थे तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन ना होने की वजह से बहुत सारा डेटा लीक हो रहा था और वो उसी फॉर्म में हैकर को मिल जाता था जिस फॉर्म में हम लोग उसका यूज करते थे। जूम ऐप का ही बहुत सारा वीडियो कौड़ियों के भाव में लोगों ने खरीदा और फ्रॉड करने की, हैक करने की कोशिश की तथा वो कोशिशें अब भी जारी हैं। इसीलिए लोगों ने जूम ऐप का विरोध किया। लोगों का डेटा लीक होने तथा वो बाजार में बेचे जाने को लेकर जूम के सीईओ जो हैं उन्होंने भी इस बात को माना और उसके लिए माफ़ी मांगी तथा उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने सॉफ्टवेयर में इस सिस्टम का यूज़ करके उसको इंक्रिप्शन प्रोवाइड करेंगे ताकि डेटा सुरक्षित रह सके। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हालांकि जूम ने एक अपडेट डाली है और सबको मेल के थ्रू इन्फॉर्म किया जा रहा है कि जूम ने इंक्रिप्शन सिस्टम को अपना लिया है। लेकिन हाल ही में साइबर क्राइम को देखते हुए तथा सिक्योरिटी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जो जूम ऐप को भारत में परमानेंट बंद करने के लिए की गई है। तो ये था पूरा चार्ट और आशा है आप इसको समझ पाए होंगे। तो आपने समझा कि कैसे सुरक्षित तरीके से डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का उपयोग करके हम एक डेटा को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। इसी अधिनियम से संबंधित अपराधों की सुनवाई के लिए साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल का गठन किया गया है। कंप्यूटर प्रणाली तथा नेटवर्क से संबंधित नुकसान के लिए इस अधिनियम के सेक्शन 43 में कुछ प्रावधान किए गए हैं जिसके अंतर्गत नुकसान होने पर प्रभावी पक्ष को अपराधी द्वारा जुर्माने के तौर पर हर्जाना भुगतान करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें यदि बिना मालिक की अनुमति के यदि कोई व्यक्ति उसके कंप्यूटर का डेटा मिसयूज करता है, जैसे उसमें कुछ चेंजेस करता है, कुछ डिलीट करता है, उसमें से कुछ कॉपी करता है या फिर किसी को शेयर करता है, इसके अलावा यदि उस कंप्यूटर के किसी हिस्से को या फिर उसके अंदर मौजूद डेटा को डैमेज करता है या कंप्यूटर में वायरस इंसर्ट करता है, तो इन सभी के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो मेरा उद्देश्य था आप लोगों तक इस कानून से संबंधित जानकारी पहुंचाने का, वो आप तक पहुंच रही होगी। इसके अलावा कानून के बारे में और भी अन्य निःशुल्क जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इस कानून के अगले भाग में। धन्यवाद।